बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसकी मदद से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स चाहिए ए, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ए जो है वो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, यानी इंक्रीज्ड मैट्रिक्स है, जिसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी है और जो कांस्टेंट होते हैं वो भी है। तो उसको हम लिख लेते हैं 25, यानी ये ए 1 पोजीशन पर एलिमेंट है। 5 और 1 ये जो हमारे पास सिस्टम पहली इक्वेशन थी, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो वो एलिमेंट A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इज़ इक्वल टू B1। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी। तो A11 25 है, A12 हमारे पास 5 था और जो A13 है वो x है, और यहाँ पर हम लिखेंगे B1 की वैल्यू। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी पहली रो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट रो है उसमें हम लिखेंगे 64 8 1 और जो कांस्टेंट था वो 177.2। ये सेकंड रो है। और थर्ड रो में ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, जो कि असल में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, जिसमें यहाँ तक ये जो हमारे पास एंट्रीज हैं ये वाली, वो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, और ये जो 106.8 और 279.2 ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है। और अगर हम ए का साइज़ लिखें कि ए के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो n रोज़ हैं और m कॉलम्स हैं, इज़ इक्वल टू साइज ऑफ ए। तो हमारे पास 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमने इस 25 के नीचे गॉस एलिमिनेशन मेथड में 64 को भी ज़ीरो बनाना है और 144 जो है इसे भी ज़ीरो बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले रो 1 को 64 डिवाइडेड बाय 25 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम R2 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 25 इंटू R1 ये फाइंड करेंगे। तो ऐसा करने से 64 जो है यहाँ पर हमारे पास जो R2 है, न्यू रो जो बनेगी उसमें ज़ीरो आ जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो हम एक एक्स्ट्रा रो जो है वो खुद से लिख लेते हैं, ताकि जब हम ये सारा प्रोसेस करें कि फैक्टर जो है उससे फैक्टर, क्योंकि हमने फैक्टर को पूरी रो से मल्टीप्लाई करना है, तो एक न्यू रो बनेगी, और फिर उस रो को R2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा रो खुद से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, उसे कहते हैं एम्प्टी रो, कोई भी नाम रख दें। और उसमें हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं है वक्ती तौर पर, तो ज़ीरो। और हमें उसमें कितने पॉइंट्स चाहिए या कितने कॉलम हो, रो एक ही हो क्योंकि एक रो है, और कॉलम 4 हों, क्योंकि हमने जो फैक्टर होगा उसे इस रो के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास एक नई रो बन जाएगी जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे या 4 कॉलम होंगे। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा रो खुद से इंट्रोड्यूस करवाई है, ताकि जब हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करें और इस रो में से माइनस करें तो हम वहाँ पर कह दें कि ये जो भी रो है -ER। तो ये हमने एक्स्ट्रा रो खुद से इंट्रोड्यूस करवाई है। और नेक्स्ट हम लिखेंगे तो हमारे पास ये रन करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने एक फैक्टर बनाना है, यहाँ पर आएगा ज़ीरो की जगह। ये देखें, अब ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा रो आ गई है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और चारों ही ज़ीरो हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं फैक्टर, उसे हम लिख लेते हैं फैक्ट इज़ इक्वल टू
अब अगर मैं इस एलिमेंट को देखूं तो ये असल में A11 है, पहली रो है और पहला ही कॉलम है। तो हमने फैक्टर बनाना है। फैक्टर क्या होगा, 64 डिवाइडेड बाय 25। तो फैक्टर हमारे पास है 64 डिवाइडेड बाय 25। 64 किस पोजीशन पर है, 64 है ए मैट्रिक्स ए में सेकंड रो है और पहला कॉलम है, डिवाइडेड बाय 25 ये हमारे पास पहली ही रो है और पहला ही कॉलम है। तो फैक्टर हमारे पास आ गया 2.5600। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस फैक्टर को पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। और वो रो कौन सी है जो हमने अभी लिखी थी, एम्प्टी रो ER। और पूरी रो से मल्टीप्लाई करना है तो हमें फिर एक लूप चाहिए कि फॉर i फ्रॉम 1 to r, क्योंकि इस एम्प्टी रो में या इस रो जो ये हमारे पास रो है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, A11 A12 A13 A14। फैक्टर को तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इसलिए जो i है वो 1 से 4 तक है। तो ER जो हमारे पास एम्प्टी रो थी उसमें 1i का मतलब क्या है कि वो पहली रो है और पहला कॉलम है, पहली रो है दूसरा कॉलम है, पहली रो है तीसरा कॉलम है, पहली रो है चौथा कॉलम है। तो फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे A1i हमने पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो A1i का मतलब है पहला आपके पास A11 यानी 25, फिर A12 यानी 5, A13 जो है वो 1 होगा और A14 जो है वो 106.8। सॉरी यहाँ पर हमने स्पेलिंग गलत लिखे थे। अब ये हमारे पास नई रो बन गई है और इस रो को हम इस रो में से माइनस कर देंगे। और हमने यहाँ पर क्या करना है कि हर एलिमेंट में से इस यानी 64 को 64 में से माइनस करें। उसके बाद जो आपके पास 12 है उसे 8 में से, 2.56 है उसे 1 में से, और ये 273.4080 इसे 177.2। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सेकंड रो है A2i इज इक्वल टू माइनस अब यहाँ पर भी A2i है और यहाँ पर भी A2i है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर 64। जब 64 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास अपडेटेड मैट्रिक्स में ये जो A2i है वो 0 बन जाएगा, A21 जो है वो 0 बन जाएगा। तो इसलिए हमने यानी ये इंफॉर्मेशन प्रीवियस जो है वो यूज़ होगी और आंसर जो है वो दोबारा इसी में सेव होगा, यानी जो नया मैट्रिक्स अपडेटेड मैट्रिक्स होगा वो A ही होगा और उसी में यहाँ पर 0 बन जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये और यही यहाँ पर हमने 0 बनाना था और A वही मैट्रिक्स है और यहाँ पर A21 पोजीशन पर 0 जो है वो बन गया है। तो अब हमने यही काम इस रो के लिए भी करना है। उसके बाद हमने यही काम यहाँ 0 बनाना है। पहले सबसे पहले हम यहाँ 0 बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 0 बनाएंगे। तो उसके लिए हम इन जनरल इसे लिखेंगे ताकि हमारा जो लूप है वो वर्क करे। अब हम नेक्स्ट काम है कि हम इस एलिमेंट की जगह 0 बनाएं। उसके लिए हमें क्या फैक्टर चाहिए, ये एलिमेंट किस पोजीशन पर है, ये है A31 पर। तो A31 डिवाइडेड बाय A11 हमें ये एक फैक्टर चाहिए। उसके बाद हम यहाँ 0 बनाएंगे। यहाँ 0 बनाने के लिए ये किस पोजीशन पर है, A32 डिवाइडेड बाय A22। हमें 3 फैक्टर चाहिए
यहाँ ज़ीरो बनाने के लिए एक फैक्टर चाहिए, यहाँ ज़ीरो बनाने के लिए एक फैक्टर, और यहाँ पर ज़ीरो बनाने के लिए एक फैक्टर। इसके अलावा हमें बाकी फैक्टर्स नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ देखें, पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, और यहाँ पर नंबर जो हैं फिक्स हैं, A11 है, A11 और A22, मतलब यहाँ पर 1 था और यहाँ पर भी 2, तो जो भी हम लूप रखेंगे वो 1 से 2 तक चलेगा, और यहाँ जो हम लूप रखेंगे वो 2 से 3 तक जाएगा। लेकिन शर्त क्या होगी कि ये जो भी लूप हो, 2 जैसे है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से भी बड़ा है। तो इन जनरल लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक लूप चाहिए फॉर k इज इक्वल टू 1 to 2, यानी जो A11 होगा, A22, उसके लिए हमने लिखा फॉर k फ्रॉम 1 to 2, और दूसरा हम लिख लेते हैं फॉर j इज इक्वल टू 2 to 3, क्योंकि हमें चाहिए A21 A31 और j जो है वो 2 से 3 है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो j है वो ग्रेटर देन k हो, 2 ग्रेटर देन 1 था, 3 ग्रेटर देन 1 था, क्योंकि अगर हम ऐसी ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो बाकी फैक्टर्स भी हमें मिल जाएंगे। अगर हम ये ना कहें कि j ग्रेटर देन 1 है तो 1 1 के लिए एक फैक्टर मिल जाएगा, क्योंकि k भी 1 से 2 तक रन करेगा, j जो है वो हमारे पास 2 से 3 तक, जब k भी 2 है, j भी 2 है, तो ऊपर जो है हमारे पास A22 आ जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लिखें जो हमारे पास k है, इफ़ k j इज़ ग्रेटर देन k, तो उस केस में फैक्टर क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो फैक्टर है वो बराबर है इज़ इक्वल टू a j k डिवाइडेड बाय a k, क्योंकि जब k 1 होगा तो हमें मिल जाएगा और j 2 होगा तो A21 और A11, और अगेन k 1 है और j 3 है तो 3 1 डिवाइडेड बाय 1 1, और जब आपके पास k 2 होगा तो उस केस में हम J3 K2 है और फिर J2 नहीं होगा क्योंकि J ग्रेटर देन K है, तो उस केस में एक 3 के लिए हमारा जो फैक्टर है हमें मिलेगा, यानी जब K2 हो तब J3 होगा, तो 3 2 डिवाइडेड बाय A22। तो इस तरह से हमें 3 जो फैक्टर चाहिए थे वो हमें मिल गए। उसके बाद हमने क्या करना है, जो एम्प्टी रो है वो बनानी है, और उसके लिए हमें एक लूप रन करना पड़ेगा कि आप यहाँ एक देखें और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमें 3 रोज़ चाहिए। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं, सॉरी, हम 4 एलिमेंट्स हैं तो हमने हर एलिमेंट को रो के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल हमें i फ्रॉम 1 to r ये लूप चाहिए, एंड फॉर i फ्रॉम 1 to 4, जो न्यू रो बनेगी एम्प्टी रो 1 to i इज इक्वल टू, अब क्योंकि फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय a k i। अब जब k 1 होगा, ठीक है, तो वो पहली रो के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब k 2 होगा तो वो दूसरी रो के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि और तीसरी रो के साथ तो हमने कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट हमें चाहिए कि हमारे पास जो अपडेटेड रो है वो हो a j i,
j, i इसलिए कि यहाँ हमें अपडेटेड रो चाहिए और ये है A21, तो J2 है और K1 है, इज इक्वल टू माइनस तो ये देखें हमारे पास जो हमारा मैट्रिक्स है वो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर ज़ीरो चाहिए था, ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो चाहिए था और यहाँ पर भी ज़ीरो चाहिए था। नेक्स्ट हम जो काम करेंगे वो है हमारे पास बैक सब्सटीट्यूशन, यानी यहाँ तक तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट हमें x1, x2 और x3 की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम एक खुद नई रो इंट्रोड्यूस करवाते हैं 1 और 3, क्योंकि उसमें एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं, x1, x2, x3, और ये भी ज़ीरोज़, या आप इसे सिंपली x कह दें, और यहाँ पर 1 से 3। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एक एम्प्टी रो आ गई है। बैक सब्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले x3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, और x3 की वैल्यू हमें पता है वो बराबर होगी, अगर मैं यहाँ लिख लूँ, x3 की वैल्यू बराबर है 0.76 डिवाइडेड बाय 0.7। ये हमारे पास x3 की वैल्यू है। 0.76 किस पोजीशन पर है? ये है A34 पर, और 0.7 किस पोजीशन पर है? A33 पर। तो इसका मतलब ये है कि ईच टाइम हम ये फाइंड कर सकते हैं x13, असल में ये x3 है। सबसे पहले हम x3 फाइंड करते हैं, तो वो है फैक्टर A34 पोजीशन पर था, डिवाइडेड बाय A33। तो ये हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमें चाहिए x2 की और x1 की वैल्यू। उसके लिए हम लिखेंगे लूप लिखेंगे, और वो हमारे पास यानी उल्टा लूप होगा, उल्टा चलेगा i फ्रॉम, क्योंकि हमें पहले x2 की वैल्यू चाहिए और फिर x2 और x3 की मदद से हम x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें x2 की वैल्यू चाहिए, तो लूप 2, और क्योंकि ये हम 2 और फिर 1, तो इसलिए हमने -1 लिखा है। -1 यानी पहले 2 होगा, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, 2 -1 और 1। -1 का मतलब ये है कि पहले x2 की वैल्यू निकलेगी, फिर x1 की। एंड और अगर हम यहाँ देखें इस जगह पर, यहाँ 1 था, यहाँ 3 है, यहाँ 1 हमेशा ही रहेगा फिक्स, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, और इस जगह पर हमारे पास 4 है। अगर हम x2 की वैल्यू लिखें, x2 की वैल्यू होगी इज़ इक्वल टू, ये है -96.2080, इसकी पोजीशन है A2,4 माइनस ये एलिमेंट ये है A23 पर 23, और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे x3 को, जो कि अभी हमने फाइंड किया है, वो है 13, और इस पूरी रकम को हम फिर डिवाइड करते हैं जो x2 का कोएफिशिएंट होता है, और वो है -4.8, और इसकी पोजीशन है A22। तो हमने x2 फाइंड करना था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 1 तो फिक्स ही रहेगा, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 3 है। तो x2 यानी कि i इज़ इक्वल टू 2। तो हमें इस 4 के लिए और 3 के लिए, या 4 तो ईच टाइम 4 भी यहाँ पर फिक्स ही है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, A34, A24, A14,
तो हमें इस 3 के लिए एक और लूप लिखना पड़ेगा, और वो है j इज़ इक्वल टू, अब i 2 था, j 3 था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं i प्लस 1। जब i 2 होगा तो j जो है वो 3 हो जाएगा, और ये कहाँ तक चलना चाहिए, ये 3 तक चलेगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे x की वैल्यू इन जनरल, और इसके लिए भी हमें फॉर और एंड x 1i इज इक्वल टू a24 2 है, तो 2 के लिए हमने i को फिक्स किया था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं i, और 4 वैसे का वैसे ही है माइनस। नेक्स्ट हमारे पास था i और j, क्योंकि i 2 होगा तो j 3 होगा, मल्टीप्लाइड बाय x इंटू 1 कोमा j, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 3 था, तो अगर डिवाइडेड बाय अब ये एलिमेंट था जो इस पोजीशन पर, वो था A33, यहाँ था A22, और यहाँ है A11, और i जो है वो 2 और 1 यही वैल्यूज उसे हमने असाइन किए, तो यहाँ पर ai। अब अगर हम इसे फाइंड करें तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, लाइन नंबर 24 में डिवाइड नहीं किया था। अब ये वैल्यू हमारे पास ठीक है x2 की, x3 की वैल्यू भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है, ये वैल्यू गलत है। उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इस डिवीजन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्योंकि अब हमने असल में फाइंड करनी है x1 की वैल्यू, और अगर मैं x1 की वैल्यू को लिखूं तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x1 इज़ इक्वल टू A14 माइनस A13 मल्टीप्लाइड बाय x13, ठीक है, माइनस A12 मल्टीप्लाइड बाय x12, और इस सब को हम डिवाइड कर देंगे A1 के साथ। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ अगर आप वैल्यू पुट करें i इज़ इक्वल टू 1, जब मैं यहाँ पर i इज़ इक्वल टू 1 रखूँगा तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी, और j की वैल्यू क्या होगी, j की वैल्यू 2 भी होगी और j की वैल्यू 3 भी होगी, तो यहाँ पर 2 रख दें एक दफ़ा। अब इस वैल्यू को इसके साथ मैच करें, A14 भी है, A12 मल्टीप्लाइड बाय x12 भी है, लेकिन ये जो टर्म है वो यहाँ पर अपीयर नहीं हो रही, और जब मैं j की जगह 3 रखूँगा, यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पर 3, j की जगह 3, तो फिर ये एक एक्स्ट्रा टर्म 2 दफ़ा अपीयर हो रही है, एक दफ़ा यहाँ पर और एक दफ़ा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से जो वैल्यू फाइंड करेंगे उसे हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम उस वैल्यू को अगेन यहाँ पर रिप्लेस कर दें, और ये जो हमें
जो हमारे पास टर्म पहली दफ़ा अपीयर नहीं हुई थी वो भी यहाँ पर अपीयर हो जाए, ताकि हम x1 की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो उसके लिए हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू यहाँ पर सबसे पहले a इज़ इक्वल टू i, 4। ऐसा करने से क्या होगा कि A14 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो यहाँ पर यूज़ होगा, माइनस AIJ मल्टीप्लाइड बाई XIJ, ये हमें एक नंबर मिलेगा वो जो यहाँ पर सेव हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम j इज़ इक्वल टू 3 रखेंगे तो यही वैल्यू यहाँ पर यूज़ होगी, और जो टर्म हमारे पास अपीयर नहीं हो रही थी वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। तो उससे हमारा जो x1 की जो वैल्यू है वो हमें सही मिलेगी। और यहाँ हम कर देंगे एंड, लेकिन अभी हमें x की वैल्यू नहीं मिली, उसके लिए हमारे पास है x1i इज़ इक्वल टू A1 AI4 डिवाइडेड बाय AII, और यहाँ हमारे पास 1 एंड इज़ एक्स्ट्रा। अब ये हमारे पास सिस्टम है और ये इसका आंसर है, और ये एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास। x1 की वैल्यू है 0.2905, x2 की वैल्यू है 19.6905 और x3 की है 1.0857। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम रखेंगे i इज़ इक्वल टू 2 तो j की वैल्यू होगी 3। i इज़ इक्वल टू 2 रख दिया यहाँ पर, i इज़ इक्वल टू 2, i इज़ इक्वल टू 2, j की वैल्यू 3 है और यहाँ पर भी 3 है। यहाँ से हमें A14 की वैल्यू मिली, और उस पूरी रकम को हम दोबारा से जो फैक्टर होता है A11 उससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर वो डिवाइड होने के बाद हमें ये एक आंसर मिल गया। लेकिन जब i की वैल्यू 1 होगी तो j की वैल्यू 2 भी होगी, j की वैल्यू 3 भी होगी। जब i इज़ इक्वल टू 1 है तो j की वैल्यू हम 2 यूज़ करेंगे। हमने जब यहाँ पर j की वैल्यू 2 यूज़ की तो ये हमें एक नंबर मिल गया, ठीक है। जब j की वैल्यू 3 यूज़ करेंगे तो यही नंबर यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, और j3 के लिए हमें ये वैल्यू मिलेगी जो हमारे पास एक मिसिंग टर्म थी और हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना था, तो हमें A14 की वैल्यू मिलेगी, और उससे हम फिर दोबारा A11 से डिवाइड करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ हम इसे थोड़ा सा जनरल भी कर सकते हैं कि यहाँ k हमने यूज़ किया है 1 से 2 तक। सिस्टम में देखें तो हमारे पास 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं, 3 रोज़ हैं 4 कॉलम हैं, और हमने सिर्फ 2 कॉलम्स पर काम किया है और टोटल m कॉलम थे। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं m-2, क्योंकि हमने सिर्फ पहले 2 कॉलम्स पर काम किया है, यहाँ 0 बनाया और यहाँ पर 0 बनाया। नेक्स्ट है हमारे पास j जो है वो 2 से 3 तक रन करेगा। नंबर ऑफ़ रोज़ 3 थी, तो यहाँ पर हम n भी लिख सकते हैं। और i जो है वो 1 से 4 तक था क्योंकि 4 कॉलम थे, तो और m हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर हम m भी लिख सकते हैं, और यहाँ 3 है तो यहाँ n कर दें। उसके अलावा और किसी जगह पर हम अगर तब्दीली करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ m करें तो फिर देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम जो है वो रन करता है। हो सकता है कि रन ना करे, लेकिन हमारे पास आंसर जो है वो
वही है। तो हम इस तरह से इसे जनरलाइज भी कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। यानी यहाँ पर तो हमारे पास 3 रोज़ थी, 4 कॉलम थे। अगर इससे बड़ा सिस्टम हो तो फिर भी हम इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं।